बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और फिज़िक्स के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू या पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना पेपर्स उसके हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स जो आज का आर्टिकल है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बात करें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो चेंज की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स जरा गौर फरमाइए, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। अब देखिए कैसे स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फिगर आपके सामने बनाई है, ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है विद द वॉल एंड द ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। स्टूडेंट्स अगर हम इसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, तो उस सूरत में क्या है कि इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। ड्यू टू क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव जब करवाया गया है तो उसकी वजह इसके अंदर क्या आ गई है, एनर्जी स्टोर्ड हुई है। उस एनर्जी को हम बात करेंगे कि ये दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स सिमिलरली आप देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी फील्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज लेके आते हैं तो ये मूव कर जाता है towards the positive charge due to attraction। तो वही अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, attraction of negative charge to positive charge। तो क्या होगा, ये ड्यू टू एनर्जी है तो इसको हम कहेंगे that is the electric potential energy। थर्ड एक और हम देखें कि एग्जांपल है कि हमारे पास जमीन है और जमीन पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, उस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट अप किया और यहाँ पे लेके आए हैं। तो याद रखिएगा इसमें भी कुछ फासला इसने तय किया जिसको हमने 1 से जाहिर किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बाय लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को हम कौन सा नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये चीज आपने अंडरस्टैंड की होगी कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आज का जो आर्टिकल है वो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये एब्सोल्यूट का इतना अहम क्यों है। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां पे आपको याद होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमने कहा था वो क्या होती है, हमारे पास mgh। बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इस फार्मूले की मदद से बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें किसी और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा उसके हवाले से हमने इसको डिस्कस करना है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने ये एक छोटा सा एक ट्रिक जो है आपके सामने बनाने की कोशिश की है। आप गौर करें, हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है या यहाँ पे, तो आप कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, जीरो है, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ। अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स के हमारे पहाड़ भी हैं, कहीं पे लकोदक सहरा भी हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स
कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये सारी जो सतहें ये हैं तो ज़मीन की, लेकिन विद सम डिस्टेंस हाइट है, ठीक है, तो ये भी कहेंगे कि ये जी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये कहेगा इसकी जीरो, लेकिन ये कहेगा कि इसकी नेगेटिव है और ये कहेगा इसकी मोर पॉजिटिव है देन दिस, राइट। तो याद रखिएगा ये तमाम जो ऑब्जर्वर हैं उनके हवाले से ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के बगैर स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट बड़ा जरूरी है कि कहां से हम इमेजिन करते हैं कि एक हमारे पास डाइस या जो आपके पास रोस्टर होता है उसके ऊपर अगर हम एक बुक रखते हैं, एक बुक नीचे रखते हैं आपकी चेयर पे, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अब डेफिनेटली उसके और इसकी जो डिस्टेंस है उसमें फ़र्क है। वो भी पड़ी है, एक कहता है कि जी उसमें कोई एनर्जी नहीं है, दूसरा कहता है नहीं उसके अंदर एनर्जी है। कैसे? अब एक जो स्टूडेंट कहता है कि रोस्टर के ऊपर जो पड़ी है बुक वो रेफरेंस ही रोस्टर के जो टॉप है उसको ले रहा है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट रेफरेंस लेता है ज़मीन को, तो डेफिनेटली उससे 6 फुट की बुलंदी पे है, तो कुछ न कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, और वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल। तो याद रखिएगा ये जो रेफरेंस का इशू था इसको हल करने के लिए हमने क्या तरीका इख्तियार किया है कि हमने कहा है कि जो स्पेस या रीजन अराउंड अर्थ होगी उसके ऊपर जो ऐसा पॉइंट आएगा हम उसको रेफरेंस मान लेते हैं, ताकि ये सारे के सारे चाहे कोई हाइट पे है चाहे नहीं हाइट पे, लेकिन याद रखिएगा उसको रेफरेंस मानेंगे तो उसके हवाले से सब के लिए, क्योंकि वो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम रेफरेंस पॉइंट है, लिहाजा उसके हवाले से अगर हम चेक करेंगे तो हमें इजी होगा इसको कैलकुलेट करना पोटेंशियल एनर्जी को। तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी है अब जहां भी चले जाएं आपका वो रेफरेंस सेम रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं आएगी, लिहाजा इस वजह से हम लेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी फिर तारीफ कर लेते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर फरमाइए, जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की। तो हमने कहा है द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स लिफ्टिंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, the work done by the gravitational force on a body in moving it from the surface of earth to infinity, where the force of gravity becomes zero, that is called the absolute gravitational potential energy. मैथमेटिकली डियर स्टूडेंट्स हम उसको मेंशन करेंगे U, यानी कि वो हमारे पास एनर्जी है माइनस GM ओवर R। M जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दैट इज द मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर लेके गए हैं, R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो G जो है दैट इज द कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये तो है उसकी डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम इसको डिराइव करने की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन की तरफ जब हम बात आते हैं तो मैंने लिखा है कि बाय डेफिनेशन तो हमने वो बात कर ली थी, जो बॉडी होगी उसका कुछ मैस होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया, उसका मैस क्या होगा? m। तो वही मैंने कहा है कि बॉडी हैविंग मैस m लिफ्टिंग अप फ्रॉम पॉइंट 1 टू m,
तो कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। मैं साथ साथ यहाँ पे फिगर बना देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और इस अर्थ से ये देखें कि ये ऊपर एक पॉइंट जा रहा है, और इस पॉइंट पे क्या है कि आप देखें कि हमारे पास एक पॉइंट ये है जिसको हमने 1 का नाम दे दिया है, और उसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि डिफरेंट हमने पॉइंट्स बनाए हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, एंड अप टू सो ऑन हमारे पास ये पॉइंट n है। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। बॉडी हैविंग मास m लिफ्टेड अप फ्रॉम अ पॉइंट 1 टू n, और डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड n इज वेरी लार्ज। याद रखिएगा इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो याद रखिएगा जो पहला हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट 1, तो उसको हमने कह दिया है कि ये हमारे पास r1 है। ये क्या है, r1। और याद रखिएगा जो ये दूसरा पॉइंट है इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया है r2 का। क्या नाम दे दिया है, r2 का। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स 1 और 2 के दरमियान, उसको नाम दिया हमने डेल्टा r का। किसका नाम दिया है, डेल्टा r का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक चीज तो ये याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 टू n दैट इज वेरी वेरी लार्ज। अब देखिए कि हमने जो शुरू का एक आर्टिकल पढ़ा था कांस्टेंट फोर्स के हवाले से, तो हमने कहा था W = F.D। तो अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि फोर्स डजंट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इतना जब फासला होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की वो कांस्टेंट नहीं रहती। अगर वो कांस्टेंट नहीं होती तो वी कांट कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रिलेशन W = F.D। हम इसके साथ इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको फिर क्या करेंगे, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिवाइड द डिस्टेंस फ्रॉम 1 to n इनटू स्मॉल स्टेप्स। तो हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप्स है जो डिस्टेंस है उनको स्मॉल स्टेप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर लिया है। अब क्या होगा, जो हर एक फासला होगा दैट इज डिनोटेड बाय क्या होगा, डेल्टा r, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया डेल्टा r। इन दिस केस अब क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे इनके अंदर वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो उस सूरत में फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला जो होता है ये एप्लीकेबल होगा। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच स्मॉल स्टेप्स। अब क्या होगा, हम वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जो इसका वर्क डन, हर एक का वर्क डन, सारे वर्क डन जो है स्मॉल स्टेप्स को उनको अगर हम ऐड कर लेंगे हमारे पास टोटल वर्क डन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जो आर्टिकल है थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो पहली वीडियो यहाँ तक है, इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड करें। तो दूसरी मैं वीडियो इंशाल्लाह अभी रिकॉर्ड करता हूँ तो वो भी इंशाल्लाह मैं सेंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।